हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसकी प्रिपरेशन जो है मैम कैसे करनी चाहिए। तो अभी मैं बात करूँगी आपके साथ कि जो सीटेट पेपर 1 है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन सी जो यूट्यूब चैनल हैं या कौन सी ऐप हैं जहाँ से आपको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी सीटेट का जो पेपर 1 है, स्पेशली उसकी बात करूँगी मैं। सीटेट पेपर 2 भी मैंने दिया हुआ है। बाकी हम सबसे पहले बात करेंगे सीटेट पेपर 1 की। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको जो नोट्स हैं, जब आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको नोट्स कैसे बनानी चाहिए, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कितने पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो वहाँ तक आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, करनी भी है, नहीं करनी है। फिर है प्रैक्टिस बुक, कौन सी जो बुक है वो आपको लेनी चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल हैं या कौन सी ऐप हैं, और कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान की थी तो उनके बारे में बातचीत करूँगी ताकि आप उन मिस्टेक्स को ना रिपीट करें। ठीक है। तो आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 के जो सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं: सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस एंड हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हिंदी भी आएगा। ठीक है। तो टोटल हमारे सीटेट पेपर 1 के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? पूरे 5 होते हैं, जिसमें आपका सीडीपी आता है, मैथ्स आता है, ईवीएस आता है, हिंदी आता है और आपका इंग्लिश आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी जो है क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारे 30-30 नंबर का होता है। तो सीटेट जो टोटल हमारा पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है, और हर एक जो 5 सब्जेक्ट होता है वो 30-30 नंबर का होता है। ठीक है। और जो 30-30 नंबर होता है वो भी हमारा बटा हुआ होता है 15-15 मार्क्स में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सीडीपी लिखा है, तो इसमें जो 15 मार्क्स हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, और जो 15 मार्क्स है वो हमारी पेडागोजी के आएंगे। ज़्यादातर हम जो मिस्टेक करते हैं तैयारी करने में, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ये चीज़ करते हैं सबसे पहले तो, कि वो क्या, उनको क्या लगता है कि हम पैडागोजी कर लेते हैं, हम थ्योरी पे कम फोकस कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में आपको पता है बहुत सारे जो थ्योरी है वो हमें दी गई हैं, जैसे लेबाइगोस्की की है, पियाजे की है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम एक दो ही जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में पढ़ के चले जाएंगे और हम सारा फोकस जो है पैडागोजी पे कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने भी जब पेपर दिया या मैंने जब तैयारी करना शुरू किया तो मेरे माइंड में ये था कि मैं पेडागोजी के भरोसे चली जाती हूँ, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम जो है वो मेरे पेडागोजी से 15 मार्क्स में ले लूँगी और उसके बाद एक दो क्वेश्चन थ्योरी के सॉल्व कर दूँगी। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको पूरी तैयारी करके जानी है। आपने सीटेट में जब सीडीपी थी, स्पेशली सीडीपी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पूरी थ्योरी आपने पढ़ने की, पूरी याद करनी है थ्योरी। इतना मुश्किल भी नहीं जितना आपको लगता होगा। जो अभी ने भी नया नया तैयार कर रहा होगा उसके लिए समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो पहले सीटेट नहीं कर पाया है या दूसरी बार अटैम्प्ट करने वाला है, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि आपने पूरी थ्योरी पढ़नी है जितनी भी दी गई है, क्योंकि आपने पता है कि पूरा सिलेबस दिया हुआ सीटेट का, तो ज़्यादा भी थ्योरीज नहीं है लेकिन फिर भी है। ठीक है। जैसे पियाजे की है, लेबाइगोस्की की है और बेंड्यूरा की है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 15 मार्क्स की थ्योरी आपने पढ़ के जानी ही जानी है। और दूसरा है 15 मार्क्स की पैडागोजी। सारी जो पैडागोजी होती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस होती है, कि बच्चों को इसमें सिचुएशन इस तरह से दी जाती है आपको कि आप एक टीचर हैं और ये बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप उस सिचुएशन में बच्चे को क्या सलाह देंगे या उसकी प्रॉब्लम का कैसे समाधान करेंगे। यानी टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड होती है, इसमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जितनी समझ बनती है एज अ टीचर, आप कहीं ट्रेनिंग पे गए हुए हो या आपने जैसे डीएलएड कर रहे हो, आप बीए बीएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, ठीक है, या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको इतनी समझ बन जाती है कि एज अ टीचर आपको किस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, किस तरह से आपका एक बिहेवियर होना चाहिए। तो बस उसी बेस पर जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ये जो बच्चों के साथ आप लेसन प्लान जो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे होते हो, तो उससे आपकी समझ जो है टोटल पैडागोजी से बन जाती है। और 15 मार्क्स की थ्योरीज़ की हम बात करेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनको मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो लिखा देख सकते हैं आपके वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी थ्योरीज़ को अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीडीपी के अलग से, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको थ्योरीज़ बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। मैंने भी अभी 20 अगस्त को पेपर हुआ था जिसमें मैंने
इसको मैंने पूरा क्वालिफ़ाई कर लिया। मैंने लास्ट में अपनी एक पूरी आंसर शीट लगाई हुई है अपनी, कि आप मेरे टोटल मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में देख सकते हैं। बाकी सीडीपी की मैं बात करती हूँ, तो सीडीपी का भी मेरा जो हमारी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैंने सीडीपी में मेरे 29 मार्क्स आए हुए हैं। बस मेरा एक क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया था, बाकी 29 मार्क्स जो है मैंने स्कोर किए हुए हैं। तो आपको मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी और बेहतरीन बन चुकी थी। ठीक है। बाकी अगर आपने सीडीपी पढ़नी है, तो आगे मैंने बताया हुआ है कि कौन से चैनल से और किस किस से आपको जो है वो सीडीपी पढ़नी चाहिए। फिर हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स जो होता है वो भी हमारा कितना है, 30 मार्क्स का ही होता है, जिसमें आपको 15 मार्क्स जो है उसकी थ्योरी आती है, और उसके बाद आपको 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। पैडागोजी हर एक सब्जेक्ट की सेम है, वही आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी इसमें अगर हम 15 मार्क्स की थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें आपको जैसे वैन हिले हैं या शेप्स हैं, ठीक है, और क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं वो आपसे ज़्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है। तो आपने उन्हीं थ्योरीज़ के बारे में पढ़नी है। ठीक है। उसमें बहुत सारी जो थ्योरीज़ हैं वो पूछी जाती हैं, और उनके बारे में डीपली बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैडागोजी, अगर आपकी पैडागोजी जो वर्ड है ना, अगर आपने वो समझ लिया और उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो आपने किसी भी इन 5 सब्जेक्ट में से पैडागोजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सारी थ्योरीज़ पर ही आपको फोकस करना चाहिए। तो मैथ्स का भी यही हाल है कि आपको थ्योरी पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बनी चुकी होती है। जितना बच्चों के बीच में जाते हैं या अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, तो बच्चे किस तरह के सवाल कर रहे होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम ईवीएस की बात करते हैं। तो ईवीएस का भी यही है कि इसमें जो 15 मार्क्स हैं वो हमारे थ्योरी के आते हैं, और 15 मार्क्स जो हैं वो हमारे पैडागोजी के आते हैं। बट ईवीएस की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, स्पेशली हमारी एनसीईआरटी की 3 से 8 तक की जो किताबें हैं वो आपको पढ़नी है। वैसे 3 से 5 तक ही हमारा प्राइमरी का रहता है, लेकिन 8 तक की क्लासेस से भी आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो आपने जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, कोई भी बुक आपने ले लेनी, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आपके पास ही कोई बुक हो, एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखनी है, या बुक में ही पेंसिल से टिक लगा लीजिएगा। पर हर एक लाइन को आप पढ़ने की कोशिश करना। हर एक लाइन को डीपली आप अपने आप पढ़ लोगे ना, यूट्यूब चैनल से सुनोगे वो भी अच्छा है, लेकिन आप अपने आप पढ़ोगे, जब पेंसिल से खुद ही टिक लगाओगे, हर एक लाइन को पढ़ोगे, तो आपके माइंड में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो आपने क्या करना है, ईवीएस के लिए जो हमारी 5 थीम्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो 5 थीम्स है ना, उसी में ही अंदरूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हमारी दी हुई हैं। ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, तो सिर्फ अपने पेड़ों के बारे में ही नहीं पढ़ना है। सॉरी। कि जो कि जो पेड़ हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है पेड़ों के बारे में। जैसे पेड़ जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सी जो गैसेज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। और कौन कौन से पेड़ हैं जो कि अपना खाना बनाते हैं, या कौन से ऐसे हैं जो कि दूसरों को, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, ये छोटे छोटे जो कीटनाशक चीज़ें होती हैं, जो कीट होते हैं सॉरी अपने, उनको मार के खाते हैं। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन से पेड़ ऐसे हैं जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है। तो इस तरह के मतलब एक जो आपको थीम मिल जाती है, उसमें भी आपको डीपली बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ईवीएस से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जैसे शेल्टर की बात करें तो मैंने पूरा बहुत मतलब आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाई, इसमें शेल्टर के बारे में मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लांट्स के बारे में पढ़ा दिया है, फैमिली फ्रेंड्स तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है। तो वो भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आपने ईवीएस के वीडियोज़ देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने ये भी बता दिया है कि आपको, जैसे हम पैराग्राफ की बात करते हैं, वो चलो हमारे हिंदी और इंग्लिश में आ जाए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, ईवीएस की जो 6 थीम्स हैं उनको एक बार पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। जैसे उसमें पेंटिंग के बारे में आ जाता है, और अलग अलग डांस के बारे में आ जाता है, खेती के तरीके अलग अलग आ जाते हैं। तो 6 थीम आपको दिख रही होंगी, लेकिन इनमें अंदरूनी तौर पे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, और जो आपको पता होने चाहिए। हाथियों के बारे में पूछा है, चींटियों के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है, मकड़ी के बारे में पूछा है, और जो अ, उसको नेपंथीज बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है। तो बहुत सारी डीपली चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। बाकी रही पैडागोजी की बात, तो पैडागोजी इस हिसाब से आपकी आ जाएगी कि आप बच्चों को ईवीएस किस तरह से पढ़ाओगे।
कोई बच्चा प्लांट्स के बारे में आपसे जानना चाहता है तो आप क्या करोगे? उसको फील्ड ट्रिप पे ले जाओगे, या जो आपके पास गार्डन है उसमें ले जाओगे कि बेटे ये वाले पेड़ है अब जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, ये इसके ऐसे पत्ते होते हैं, ये फल देता है या फिर सजावटी पौधा है, वो आपने बता देना है। ठीक है, तो ईवीएस के हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के जो है अपनी पेडागोजी को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जो है इसमें भी थ्योरी आती है, इसमें पेडागोजी आती है। इसमें जो थ्योरी आती है इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि किसने हिंदी के बारे में क्या बोला है, इसमें आपका ग्रामर आएगा। ठीक है, पर ग्रामर पर भी आपने पूरा फोकस नहीं करना है कि आपने बुक उठा ली ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की, और आप पूरा ग्रामर पढ़ने में लगे हुए हैं, समास क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इतना डीप आपने हिंदी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हिंदी में इतना ग्रामर आपसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। हिंदी में जो आता है, जो 15 मार्क्स की थ्योरी मैंने वर्ड लिखा है ना, इसमें आपका ग्रामर भी आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही पूछ लिया जाता है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसके आपके पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ आएंगे आपके। एक पैराग्राफ जो होगा वो प्रोज होगा और दूसरा पैराग्राफ जो होगा आपकी पोइम होगी। और प्रोज में क्या होगा कि बहुत बड़ा पैराग्राफ भी दे देते हैं और उसी में से अपने आंसर छांट के लिखने होते हैं, बहुत सिंपल होता है। उसके बाद अपनी पोइम आती है। पोइम को समझने में टाइम लग सकता है। अगर आपकी एक बार समझ बन जाए कि किस बारे में पोइट बात कर रहा है, तो आपने क्या करना है, जब आप पैराग्राफ अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, पैराग्राफ में आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना है, शुरू से लेकर एंड तक में पैराग्राफ जो है आपको पूरा रीड कर लेना है। उसके बाद अपने क्वेश्चन जो है वो पढ़ने हैं कि पैराग्राफ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ में जाइएगा, क्योंकि बार बार आपको जाना पड़ेगा, हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब भी पैराग्राफ आता है, चाहे पोइम का आता है चाहे कुछ भी दूसरा आता है, आपने पूरा जो पैराग्राफ है रीड करना है पहले, और उसके बाद जो है आपने शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पैराग्राफ करना है। और ग्रामर थोड़ा बहुत रीड करना, क्योंकि ग्रामर की ज़रूरत आपको पैराग्राफ में पड़ती है। क्योंकि जैसे 7 क्वेश्चन आते हैं हमारे एक पैराग्राफ में से, तो एक जो लास्ट का सवाल पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे कि जैसे ये हमारा है कि जैसे बोलते हैं ना कि राजा राम मोहन रॉय, ये जो आप वर्ड सुन रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय, इसमें कौन सा हमारा वो आता है, अलंकार आता है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार आएगा, क्योंकि इसमें बार बार र की आवृत्ति आ रही है ना, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, जो र है वो ज़्यादा आ रहा है, तो बस इस चीज़ के लिए आपको ग्रामर की थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पेडागोजी तो वही हमारी समझ के हिसाब से ही है। हाँ, इसमें थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको हिंदी भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि हिंदी में पूरा वैसे टेक्निकल ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, सिंपल वर्डिंग में ट्रांसलेशन नहीं आता है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, तो ज़्यादातर बच्चों के कम नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आए थे, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आती और कुछ को हिंदी भी समझ में नहीं आ पा रही थी, काफ़ी दिक्कत हुई थी। पर यह है कि आपको पेडागोजी अपनी समझ के बेस पर करना है। उसके बाद हिंदी का भी बिल्कुल सेम है। हिंदी में भी आपको वही पैराग्राफ आएगा, एक अपना पोइम का आएगा, एक दूसरा हमारा प्रोज से आएगा। उसमें भी सेम चीज़ है। ग्रामर आपने थोड़ा बहुत ही रीड करना है, ज़्यादा इंग्लिश पे ग्रामर पे फोकस नहीं करना। पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हमारी आप पेडागोजी जो है वो आपकी समझ पे होगी। उसके बाद हम चैनल की बात करते हैं, तो जो चैनल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल हैं जहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो लेट्स लर्न है। आपको पता है हिमांशी मैम पढ़ाते हैं, उन्हें CDP क्वीन भी कहते हैं। तो आपको अगर CDP बहुत बेहतर तरीके से समझनी है तो आपको जो है वो इस चैनल पे ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो सभी जानते होंगे इसको। तो लेट्स लर्न जो चैनल है वहाँ से आपको इसकी प्रिपरेशन, CDP की स्पेशली बात करें या EVS की हम लोग बात करें या हिंदी की बात करें, मैथ्स जो है उसी पे उदय सर भी पढ़ाते हैं। तो मैथ्स अगर आपने करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या चंद्रा इंस्टीट्यूट एक यूट्यूब चैनल और है, वहाँ से आप मैथ्स कर सकते हैं। तो ये कुछ चैनल हैं। जैसे सचिन अकेडमी भैया की बात करते हैं तो इनके मैराथन जो है बहुत लॉन्ग होते हैं, 7-8 घंटे के मैराथन ये कराते हैं। अगर आपने एक मैराथन सुन लिया तो आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन इस टॉपिक की हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ जो है इनसे छूटती नहीं है। तो आप ये कुछ 3 चैनल है, वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सचिन अकेडमी में तो भैया मैथ्स भी पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं, बुक है CTET की जो कि अरिहंत की है, जो कि हमारी पेपर 1 हमारी 1 से 5 मानी जाती है। तो ये बुक आप ले सकते हैं। अगर आप
अफ़ोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स बनाने पर ही फोकस चला जाता है। आपने ज़्यादातर नोट्स जो है वो दिमाग में बनाने हैं, ज़्यादा रिपीट करनी है चीज़ें, बार बार पढ़ना है, उनको दिमाग में याद रखने की कोशिश करनी है। आप नोट्स बनाते हैं तो वो कहीं नहीं लिखे हुए ही रह जाते हैं, तो वो ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर बुक आप ले सकते हैं तो बुक ये ले लीजिएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम में मिलेगी वैसे तो ये, इसमें हिंदी नहीं मिलेगी आपको, पर यह है कि हिंदी में तैयारी, इंग्लिश में तैयारी करोगे तो वो ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी भी नहीं समझ में आती है कई बार। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे कुछ ऐप के बारे में। तो ये हमारा 2 ऐप हैं, जैसे अड्डा 24/7 है। इस ऐप से भी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इसमें पेपर 2 पेपर 1 सबकी तैयारी करवाई जाती है, और इसमें पूरा मॉक टेस्ट आपके चलते हैं 2.5 घंटे के, टाइमिंग भी चलती रहती है, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन जो है मिलते रहते हैं। तो आप कितने भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही बायजूस ऐप का भी है, यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगी, वैसे तीनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी इसमें, और आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दोनों ऐप में आप देख सकते हैं आराम से। और अभी हमने बुक की बात करी थी, तो बुक में भी बहुत सारे, जैसे 2016, 18, 19, 20 इतने पुराने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है तो वो भी हो जाएगा। बाकी और भी जैसे पेडागोजी वगैरह दी होती है, तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है। पहले आप रीड करोगे, सारा समझ लोगे, फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। तो सारा कुछ दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ पर आपको नॉलेज भी दी हुई है पूरी रिटन फॉर्म में। तो आप वहाँ से रीड करके फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं, मेरी आंसर शीट है, यहाँ पर मेरे जो 5 सब्जेक्ट हैं उसके आप स्कोर भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो CDP है उसमें मैं 29 स्कोर किया था, और मैथ्स जो है उसमें मेरे थोड़े कम नंबर आए थे। तो जो मैथ्स है उसमें मेरे 18 मैंने किए थे, क्योंकि मैथ्स की पेडागोजी तो ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने में, क्योंकि वहाँ पे टाइम की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आप इतने आराम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार जिस रूम में आप बैठे होते हैं वहाँ पे घड़ी भी नहीं होती है, और अपनी घड़ी भी नहीं ले जाने देते वहाँ पे, तो टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको मैथ्स अच्छा है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ आपको करनी है। बाकी EVS में देख सकते हैं कि ये मेरे 20 स्कोर किए मैंने। और लैंग्वेज जो हिंदी है, मैंने लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी ली थी, क्योंकि ये भी हमारा ऑफलाइन हुआ था, तो वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर भी दिक्कत होती है। आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, फिर लैंग्वेज 1 इंग्लिश, फिर लैंग्वेज 2 हिंदी। तो आपने जो भी लैंग्वेज 1 ली है, आपने वो वाला सेट जो है वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैंने हिंदी का जो लैंग्वेज 1 है, मैंने हिंदी ली थी, तो हिंदी मेरे 25 जो स्कोर हैं वो आए हैं। एंड देन उसके बाद हम इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश में मेरे 16 नंबर आए हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता है, लास्ट में मुझे जो पैराग्राफ है वो पढ़ के उनको सॉल्व करने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि टाइम और चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग जाता है। प्रॉब्लम जो होती है ना वो लैंग्वेज की होती है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने पहले हिंदी में पढ़ा, हिंदी में समझ नहीं आया, फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा और इंग्लिश में भी समझ में नहीं आया। फिर वहाँ पे जो दो दो एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा था ना, वहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है टाइमिंग की। और दूसरी बात है कि आपको नॉलेज पता होती है बहुत सारी कि कैसे आपने करना है, पर वहाँ पे जो नॉलेज होती है वो आपकी टेंशन से कहीं ना कहीं चली जाती है। अपने दिमाग को आप इतने अच्छे से वहाँ पे जो है वो सेटल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टोटल जो है वो 108 नंबर आए हैं। मैंने आराम से क्वालिफाई अपना सीटेट इस बार कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो और जनरल कैटेगरी तो जानते ही हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को 90 नंबर चाहिए ही होते हैं, और जो SC वाले होते हैं उनके लिए 82 नंबर बहुत होते हैं। बट जैसे हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ आप स्पेसिफिक जिस स्टेट में है वहाँ तो आपका 82 चल जाएगा, लेकिन आप चंडीगढ़ में रहते हैं, SC हैं, तो आपका 82 से आपका सीटेट जो है क्वालिफाई है। लेकिन आप पंजाब में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, या अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके चाहे आप SC हों चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 90 मार्क्स तो लेने ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं जनरल थी, फिर भी मैंने अपनी सारा जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को हैंडल करोगे, और पैराग्राफ कैसे अटैम्प्ट करनी है मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप देख सकते हैं। बाकी धीरे धीरे करके चीज़ें जो भी समझ में आती हैं, अभी हाल ही मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी, तो वहाँ पे वहाँ से देख सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर कहूँगी आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ पर हिंदी नहीं समझ में आती है। मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदी नहीं समझ में आती है, इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी। तो जितना प्रिपरेशन हो सकती है इंग्लिश में ही करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।